आज हम अभिनेता आमिर खान की बात करेंगे, जिन्हें अपने ही देश में तो डर लगता है, लेकिन टर्की जैसे कट्टरवादी देश में जाकर उन्हें आजादी की अनुभूति होती है। टर्की पर उन्हें गर्व होता है। आमिर खान इन दिनों अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में टर्की में है, जहां उन्होंने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की है और यही मुलाकात अब विवादों में है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब टर्की पर इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और लगातार भारत विरोधी बातें करने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए आज हम आमिर खान को टर्की का असली चेहरा दिखाएंगे और उन्हें देशभक्ति के कुछ पाठ भी पढ़ाएंगे। और आखिर में हम क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट का विश्लेषण करेंगे। धोनी का रिटायरमेंट आपको कई तरह के लाइफ लेसन्स देता है और इन्हें समझने के लिए आपको क्रिकेट का शौकीन होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज हम आर्ट ऑफ रिटायरमेंट की बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक बहुत बड़ा कलाकार, कोई बड़ा खिलाड़ी या कोई बड़ा नेता रिटायर होता है तो क्या लोग उसके बाद उसे पसंद करना बंद कर देते हैं? क्या इसके बाद उसकी ताकत में, स्टारडम में कमी आ जाती है? और क्या इसीलिए लोग रिटायरमेंट के नाम से ही डरते हैं? आज हम आपके साथ मिलकर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। और जैसा हमने आपको कहा, आपको क्रिकेट का शौकीन या क्रिकेटर होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन आपके लिए आज यह समझना जरूरी है कि अलविदा कहने का सही समय क्या होता है। चाहे वो रिश्तों को अलविदा कहना हो, चाहे वो अपने पद को अलविदा कहना हो, चाहे वो अपने काम को अलविदा कहना हो। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम केयर्स फंड पर लगाए आरोपों पर जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, ऐसा तब होता है जब अक्षमता के राजकुमार बिना पढ़े किसी आर्टिकल को साझा करते हैं। स्वाभाविक है कि आपका करियर केवल फर्जी खबरें फैलाने पर आधारित है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आपके परिवार की संदिग्ध विरासत पीएमएनआरएफ में स्थायी पद पाने और फिर फंड का पैसा अपने परिवार के ट्रस्ट में डाइवर्ट करने में है। आप और आपकी मां ने राष्ट्रीय हित को चोट पहुंचाने के लिए चीन से पैसे लिए। क्या कोई इतना भी गिर सकता है? लूजर होने के नाते आप केवल नकली खबर फैला सकते हैं। राहुल गांधी ने अखबार के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि पीएम केयर्स बेईमान के अधिकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबारी चार्ली पेंग के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। चीन के नागरिक चार्ली पेंग पर भारत में रहकर चीन के लिए जासूसी का आरोप है। फिलहाल आयकर विभाग पूछताछ के लिए चार्ली की तलाश कर रहा है। चार्ली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है और उसके देश छोड़ने पर पाबंदी है। चार्ली पर तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी करने का भी आरोप है। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की पत्नी अमीन एर्दोआन से मुलाकात के बाद अभिनेता आमिर खान का विरोध शुरू हो गया है। अमीन एर्दोआन ने इस्तांबुल में आमिर खान से मुलाकात की तस्वीरें भी ट्वीट की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बिना आमिर खान का नाम लिए ट्वीट किया, टर्की की प्रथम महिला से मिलकर एक भारतीय अभिनेता का फूला नहीं समाना बहुत कुछ इंगित करता है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि आमिर खान की कथनी और करनी में फर्क समझना चाहिए। जब ये बेंजामिन नेतन्याहू भारत आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग आते हैं तो ये कन्नी काट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो कि हिंदू द्रोह या राष्ट्रद्रोहियों के साथ में खड़े होने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि टर्की पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश नहीं है, इसीलिए मुलाकात पर सवाल ठीक नहीं है। टर्की से न हमारी ऐसी दुश्मनी है जैसी चाइना से, जैसी पाकिस्तान से है, तो ये कयामत बरपा है। आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने टर्की गए थे। दिल्ली विधानसभा की एक कमेटी ने फेसबुक के अफसरों को समन भेजने का फैसला लिया है। आज दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति की बैठक हुई। बैठक में अमेरिका के ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म वॉल स्ट्रीट जर्नल की 14 अगस्त 2020 को प्रकाशित एक रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत में फेसबुक जानबूझकर भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल ट्वीट कर आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं और इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। बीजेपी नेताओं के कथित भड़काऊ बयान पर नरमी बरतने के आरोप पर फेसबुक की इंडिया, साउथ एंड सेंट्रल एशिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर
अनखी दास को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसे लेकर अनखी दास ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट में शिकायत दर्ज कराई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की तरफ से दावा किया गया है कि अगर अमेरिका में उनकी सरकार बनती है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्य बनने में अमेरिका मदद करेगा। जो बाइडेन की ओर से यह दावा पूर्व राजनयिक टोनी ब्लिंकन ने किया है। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा के सवाल के जवाब में टोनी ब्लिंकन ने भरोसा दिया कि चुनाव में जीत के बाद बाइडेन प्रशासन भारत जैसे निकट सहयोगियों के साथ काम करेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद भी शामिल है। आतंकी सज्जाद ने ही पिछले दिनों बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या की थी। आज सुबह करीरी पट्टन में हमारी एक पेट्रोल कम नाका पार्टी के ऊपर अटैक हुआ। सुबह फायर फाइट हुई, बंद हुई, एक आतंकी मारा गया। दोबारा फायर फाइट सर्च के दौरान शुरू होगी, फिर एक आतंकी मारा गया। आज सुबह बारामूला के क्रेरी इलाके में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना महामारी के कारण आईआईटी जेईई और एनईईटी परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने सुनवाई में कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद अब जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी, जबकि एनईईटी की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण के 57,981 नए केस आए हैं। 941 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कुल 26,47,663 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 50,921 लोगों की मौत हुई है। इलाज से अब तक 19,19,842 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 72.51% है। देश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से रोज औसतन 7 से 8 लाख सैंपल की जांच हो रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 787 नए केस आए, 18 लोगों की मौत हुई और 24 घंटे में ही इलाज से 740 लोग ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 1,53,367 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1,38,301 लोग इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि 10,852 मरीजों का इलाज अभी जारी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 4,214 लोगों की मौत हो चुकी है। आज हमारे पास देश के 28 लाख छात्रों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, और सबसे पहले आज हम इसी पर बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट और जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से छात्रों के भविष्य को अधर में नहीं लटकाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों छात्रों और उनके परिवारों ने अब राहत की सांस ली है, या राहत की सांस नहीं भी ली होगी तो कम से कम अब उन्हें स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इसे लेकर अब सारे कंफ्यूजन समाप्त हो गए हैं। इसे लेकर देश के छात्र और उनके परिवार असल में 2 हिस्सों में बंट गए थे। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र थे, ऐसे परिवार थे जो ये चाहते थे कि इन परीक्षाओं को टाल दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के इस दौर में इतने बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए अगर बाहर निकलेंगे तो उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे छात्र भी थे जो ये चाहते थे कि परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इनसे उनके करियर पर असर पड़ेगा और अगर परीक्षा नहीं हुई तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपको जरूरी जानकारियां देना चाहते हैं। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, और इसके बाद आप अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि जिंदगी को ऐसे रोका नहीं जा सकता, हमें सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। हम छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों से पूछा है कि क्या वो परीक्षाओं को रद्द करवाकर अपना 1 साल बर्बाद करना चाहते हैं।
अदालत ने कहा कि आप वकीलों ने अदालत ने खोलने की मांग की है, क्योंकि वकील चाहते हैं कि अदालतें अब खुल जाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो जाए। परीक्षा स्थगित होना देश का नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हम आपको इन परीक्षाओं से जुड़ी कुछ और जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप ठीक से प्लान कर सकें। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर तक होंगी, जबकि नीट की प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को अब अपने तय समय और तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगी। इस बार जेईई मेंस प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 11 लाख छात्र बैठेंगे और नीट परीक्षा के लिए करीब 17 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसलिए आप में से बहुत सारे छात्र जो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये परीक्षाएं टल जाएंगी, उन्हें अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये परीक्षाएं टलेंगी नहीं, ये अपने सही समय पर होंगी। और जो छात्र ये चाहते थे कि परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए क्योंकि आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उन छात्रों को इस बात की खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब आप परीक्षाएं सही समय पर दे पाएंगे, आपके 1 साल का नुकसान नहीं होगा। दरअसल इस परीक्षा के विरोध में 11 राज्यों के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि देश में कोरोना महामारी के बीच परीक्षाओं का आयोजन न किया जाए। ऐसे में फिलहाल परीक्षाओं की निर्धारित तारीखों को स्थगित कर दिया जाए। इसमें यही कहा गया था क्योंकि इस चारों तरफ इस समय कोरोना वायरस का जो दौर है, ऐसे समय में लाखों छात्र अगर परीक्षा देने के लिए आएंगे तो उनको संक्रमण हो सकता है, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से कहा गया कि जब सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य परीक्षाएं टाली जा सकती हैं तो जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं को क्यों नहीं टाला जा सकता, और लाखों छात्रों के परीक्षाओं में शामिल होने से संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके विरोध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से परीक्षाएं होती हैं तो हमारी तरफ से यानी सरकार की तरफ से सभी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह छात्रों के भविष्य का सवाल है और उसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ये परीक्षाएं अपने तय समय पर ही होंगी, जिसके बाद अब जल्द ही दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड्स जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस हमारे बीच अभी लंबे समय तक रहेगा, जब तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं आ जाता, इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, और हमें इसके साथ जीवन जीने की आदत अब डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन कितने दिनों में तक लॉकडाउन में कैद रह सकता है। इसलिए आप सबको भी अब लॉकडाउन की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। जिसका जो काम है उसे करना होगा। अगर छात्रों का काम है पढ़ाई करना, परीक्षाएं देना, तो उन्हें अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अब इसके बाद और ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। यानी परीक्षा भी देनी है आपको और आपको संक्रमण भी वापस अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस के बीच जब जल्दबाजी में स्कूल खोल दिए गए तो वहां शुरुआती 2 हफ्तों में ही 97,000 स्कूली छात्र संक्रमित हो गए थे। ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए। इसलिए कोरोना काल में शिक्षा का नया संस्करण बिना सावधानी के अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकता। लेकिन आज छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अब शिक्षा जो है वो लॉकडाउन में नहीं रह सकती। अब शिक्षा का काम आपको शुरू करना होगा, चाहे जिस भी फॉर्मेट में करना हो, चाहे स्कूल जाकर हो, कॉलेज जाकर हो, या फिर अपने घर से ऑनलाइन शिक्षा हो, या फिर परीक्षा देने की बात हो। अब इसे और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। इसके बाद अब हम मशहूर अभिनेता आमिर खान की बात करेंगे, जिन्हें भारत में तो बहुत डर लगता है, लेकिन टर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देश में और टर्की जैसे भारत विरोधी देश में उन्हें वहां के हालात बहुत अच्छे लगते हैं। वहां उन्हें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। 2 दिन पहले आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की है और अपनी नई फिल्म पर उनके साथ चर्चा भी की है, और यही मुलाकात अब विवादों में आ गई है। इस मुलाकात के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। आमिर खान देश के बड़े कलाकार हैं और आप सब लोग आमिर खान की फिल्में अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके देखने के लिए जाते हैं थिएटर्स में या घर में। आप सब लोगों ने, यानी भारत के लोगों ने आमिर खान को इतना बड़ा स्टार बनाया है कि आज टर्की के राष्ट्रपति उन्हें अपने घर इनवाइट करते हैं। यह सब इस देश के लोगों की वजह से है।
टर्की के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी अगर उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं चाय पीने के लिए, उनके साथ बातें करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा सम्मान देते हैं, कलाकार मानते हैं उन्हें बहुत बड़ा, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि सबसे पहले यह सम्मान आमिर खान को इस देश के लोगों ने, उनके अपने देश यानी भारत के लोगों ने उन्हें इतना सम्मान दिया है, उन्हें इतना बड़ा कलाकार बनाया है कि आज वो इस काबिल हो पाए कि टर्की के राष्ट्रपति के घर में उनकी एंट्री हो सके। लेकिन आज उनकी आलोचना जो हो रही है वो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि खुद आमिर खान कुछ वर्ष पहले भारत की असहनशीलता की बात करते थे और ये कहते थे कि उन्हें और उनके परिवार को भारत के माहौल से डर लगता है। वो ये बात खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें यहां डर लगता है और उनका परिवार तो उन्हें यह भी कह चुका है कि हमें भारत छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उन्हें टर्की में डर नहीं लगता। टर्की में वो बहुत आजाद महसूस करते हैं। टर्की जैसे देश की असहनशीलता और उसका भारत विरोधी रवैया आमिर खान जैसे अभिनेताओं को नजर नहीं आया। और हम ये मान नहीं सकते कि आमिर खान को इसके बारे में पता नहीं होगा। आमिर खान काफी पढ़ाई लिखाई करते हैं, आमिर खान न्यूज में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मैं आमिर खान को जानता हूं और इसलिए आपको बता सकता हूं कि आमिर खान की जो नजर है वो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में हर जगह कहां क्या हो रहा है, हर चीज पर उनकी नजर रहती है और हर चीज पर उनकी अपनी एक राय भी रहती है। आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वैसे तो कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी कलाकार, एक्टर किसी से भी मिल सकता है, इसकी पूरी छूट है। और आमिर खान जैसे अभिनेता किसी के हिसाब से चलने के लिए बाध्य भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वो अपनी कोई भी मुलाकात से पहले हमसे पूछेंगे या किसी की इजाजत लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि सार्वजनिक जीवन में कहीं उनके दोहरे मापदंड दुनिया को साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यही आमिर खान कहते थे कि भारत बहुत असहनशील हो गया है और यही आमिर खान अब टर्की जैसे देश की असहनशीलता को पूरी तरह भुलाकर वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। जबकि यह दुनिया जानती है कि कैसे टर्की में वहां के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन की तानाशाही खुलकर चल रही है और जिस तानाशाही ने टर्की को एक सेक्युलर देश से कट्टर इस्लामिक और असहनशील देश बना दिया है। एक जमाने में टर्की को सेक्युलर देश माना जाता था, धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब टर्की को एक कट्टरपंथी देश माना जाता है। और हैरानी इस बात की होती है कि भारत को लेकर आमिर खान बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यहां असहनशीलता बढ़ रही है, लेकिन टर्की में जाकर ये करते हैं। यह भी दुनिया जानती है कि टर्की कैसे भारत का हमेशा विरोध करता रहा है। कश्मीर पर विरोध किया है टर्की ने हमेशा भारत का, और हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। फिर भी आमिर खान को यह सब दिखाई नहीं दिया। यानी आमिर खान आज एक ऐसे परिवार के साथ मिल रहे हैं जो पाकिस्तान का समर्थक है और भारत का विरोधी है। उनके लिए अपने कथित सिद्धांतों और अपने देश से बढ़कर अपनी नई फिल्म और इस फिल्म की टर्की में हो रही शूटिंग है, ऐसा लगता है। इसलिए वो टर्की के राष्ट्रपति के परिवार से मुलाकात करके उन्हें शायद एक तरह से खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी फिल्म की शूटिंग वहां पर चल रही है और टर्की ने हो सकता है उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई होंगी। इसलिए अब भारत के लोग ये सवाल उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अब आमिर खान को असहनशीलता याद क्यों नहीं आ रही। आज से 5 वर्ष पहले, वर्ष 2015 में आमिर खान ने भारत की असहनशीलता पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उस समय इस बयान को सब जगह रिपोर्ट किया गया था, लोग हैरान हो गए थे। ये हम उन्हें आज फिर से याद दिलाना चाहते हैं। तब उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत के माहौल में उनका परिवार देश छोड़कर जाने के बारे में भी विचार कर रहा था। 2015 में एक पुरस्कार समारोह था, वहां आमिर खान ने क्या कहा था, पहले आपको यह सुनना चाहिए। Creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And it's for any society, it's very important to have a sense of security.
So do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of... More than there was earlier? Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. तो आमिर खान अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब वो कहते हैं यू फील डिप्रेस्ड, यू फील लो, यानी वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, वो लो फील करते हैं जब वो भारत में रहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कहा कि उनकी पत्नी किरण वो अपने बच्चे को और अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर डर रही हैं और उनकी पत्नी ने पहली बार उनसे ये कहा कि क्या हमें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि आमिर खान और उनकी पत्नी को ये लगता है कि जब वो सुबह सुबह अखबार खोलकर पढ़ते हैं तो उन्हें डर लगता है। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि 5 साल पहले आमिर खान को इस देश में, भारत में डर लग रहा था, उसी भारत में जहां के लोगों ने आमिर खान को इतना बड़ा स्टार बनाया है, जहां के लोगों ने लाइनों में लगकर उनकी फिल्म की टिकट खरीदकर उन्हें यहां तक पहुंचाया है कि टर्की के राष्ट्रपति आज उन्हें अपने घर इनवाइट करते हैं चाय पीने के लिए। उसी भारत में रहने में उन्हें डर लगता है, उनकी पत्नी को डर लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चों की जान भी यहां पर खतरे में है। लेकिन टर्की में जो तानाशाही चल रही है वहां उन्हें कोई डर नहीं लगता। टर्की में जो कट्टरपंथी ताकतें इस समय वहां पर रूल कर रही हैं उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इस विरोधाभास के बीच हमें वर्ष 2015 का यह किस्सा आज याद आ गया जो इस समय हम आपको दिखा रहे थे। 5 वर्ष पहले उन्होंने पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले रामनाथ गोयनका अवार्ड के इस फंक्शन में हिस्सा लिया था। तब इस रामनाथ गोयनका अवार्ड फंक्शन में मुझे भी यह पुरस्कार मिला था, इसलिए मैं वहां मौजूद था। मैं वहां अपना पुरस्कार लेने के लिए गया था। उस कार्यक्रम में आमिर खान का एक इंटरव्यू चल रहा था और आमिर खान से इस बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। आमिर खान ने स्टेज पर बैठकर भारत के असहनशील होने की बात खुलकर कही। मैं भी वहीं बैठा हुआ था क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे यह पुरस्कार मिला था और आमिर खान ये सारी बातें कहते चले जा रहे थे। काफी देर तक मैं चुप रहा और मैं सुनता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो सब कह रहे थे उस हॉल में जितने भी लोग बैठे थे किसी ने भी आमिर खान के इस बयान का विरोध नहीं किया, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने तालियां बजाई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने यह कहा कि आमिर खान ने कितनी ईमानदारी से और कितने बहादुरी के साथ अपने ये विचार उस मंच पर लोगों के सामने रखे हैं। इसलिए लोगों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की, उनकी ईमानदारी की तारीफ की और तालियां बजाई। लेकिन कुछ देर के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर उनसे सवाल पूछा और मैंने उनसे यह कहा कि आप 2 अलग अलग घटनाओं पर अपनी सुविधा के हिसाब से प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। यह वो समय था जब आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अवार्ड वापसी गैंग बहुत सक्रिय हो गया था और पूरे देश को असहनशील बताया जा रहा था। और दूसरी तरफ जब उसी समय जम्मू कश्मीर में सेना के जवान शहीद हो रहे थे क्योंकि बॉर्डर के पार से, एलओसी के पार से पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे थे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। जब आतंकवादी हमारे देश में घुसकर लोगों को मार रहे हैं, यहां तक कि आतंकवादी मुंबई में भी पहुंच गए थे, वहां भी उन्होंने लोगों को मारा, लेकिन तब आमिर खान को डर नहीं लगा था। और मैंने आमिर खान से यही पूछा कि आखिर इस तरह के दोहरे मापदंड वो क्यों अपना रहे हैं। हमने हाल में 2 बड़े इंसिडेंट्स देखे, एक दादरी और एक जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कर्नल संतोष महादिक वो शहीद हुए थे। कर्नल संतोष महादिक को एक आतंकवादी ने मारा अभी पिछले हफ्ते, और दादरी का जो घटना थी वो हम सब जानते ही हैं। बोथ आर एक्ट ऑफ वायलेंस। उसके बाद भी जिस तरीके से देश रिएक्ट करता है
पॉलिटिकल सिस्टम रिएक्ट करता है, हमारा सिस्टम रिएक्ट करता है, वो अलग अलग क्यों है? अगर असहनशीलता की बात करनी है तो दादरी में हम देखते हैं असहनशीलता पर बहस छिड़ जाती है और लोग अपने अवार्ड्स वापस करते हैं। लेकिन एक और जो आर्मी का अफसर है, कर्नल है, जब वो मारा जाता है तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ बैठे हैं, दादरी में तकरीबन सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन कर्नल महाडिक के घर पर सातारा में सिर्फ एक रक्षा मंत्री पहुंचे थे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। सो व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड? मेरा सवाल ये है, व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड while reporting also, while having a debate also, and while giving a reaction also on this? That's my question. Yeah, well, it's unfortunate. I think it's really unfortunate because every act of terror and every act of violence is to be condemned. And every act of terror and violence is to be condemned with the same ferocity. Unfortunately, as human beings, a lot of us do have double standards. A lot of us who don't have double standards, most of the time, sometimes have double standards. Human beings are complex creatures. That's the truth of the matter. I hope and wish that we could be like machines and we could be kind of calibrated into reacting in the appropriate way each time, and who knows what is appropriate and who decides what is appropriate. So the fact is that, these are things that will happen. As you rightly pointed out, it should not happen. Ideally, whether it's the media, whether it's politicians, whether it's a common person, our reaction to violence should be identical, whether it's one community doing it or another community doing it in any way. And by and large it is. I think by and large most people are against violence of any kind, no matter who is behind it. I think by and large that is the case. Yeah. आमिर खान का हम भी बहुत सम्मान करते हैं, उनकी एक्टिंग पूरे देश को अच्छी लगती है, वो अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन अपने ही देश में आमिर खान को तब डर लगता था जो देश सच्चे अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक देश है, जहां कलाकार को किसी जाति या धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाता, जहां हिंदू बहुसंख्यक समाज में भी एक मुस्लिम होने की वजह से किसी कलाकार के काम, उसकी निजी जिंदगी और उसके करियर में आगे बढ़ने की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। आमिर खान आज दौलत और शोहरत के जिस मुकाम पर खड़े हैं, वो इसी देश के करोड़ों धर्मनिरपेक्ष लोगों की वजह से है जो उनकी फिल्में देखने के लिए जाते हैं। और एक बार भी इस देश के लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि वो हिंदू हीरो की फिल्म देख रहे हैं, हिंदू कलाकार की फिल्म देख रहे हैं या फिर मुस्लिम कलाकार की फिल्म देख रहे हैं। और आपको यह भी याद होगा कि एक जमाना हमारे देश में ऐसा था 1940 में, 1950 में, जब इसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो मुस्लिम कलाकार आते थे उन्हें अपना नाम बदलना पड़ जाता था और वो मुस्लिम कलाकार हिंदू नाम रखते थे, इस डर की वजह से कि शायद जो हिंदू व्यूअर हैं या जो दर्शक हैं वो उन्हें ज्यादा स्वीकार करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण दिलीप कुमार का है। दिलीप कुमार ने अपना मुस्लिम नाम छोड़कर हिंदू नाम क्यों अपनाया, यूसुफ खान से दिलीप कुमार क्यों हुए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज किसी भी मुस्लिम कलाकार को यह करने की जरूरत नहीं है, आज उसे अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है। यह कितनी बड़ी बात है। फिर भी आमिर खान के लिए भारत नहीं, वो टर्की ही सहनशील है, जहां मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे राष्ट्रपति अर्दोआन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाया सोफिया है। यह टर्की का शहर इस्तांबुल में एक बहुत मशहूर और प्राचीन म्यूजियम था, जिसे अर्दोआन के राज में कुछ हफ्ते पहले ही एक मस्जिद में बदल दिया गया। इसकी दुनिया भर में बहुत आलोचना हुई थी। किसी जमाने में सेक्युलर देश रहे टर्की का अर्दोआन ने इस तरह से इस्लामीकरण कर दिया है कि यह देश यूरोप और अमेरिका का साथ छोड़कर अब पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अर्दोआन दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने की बात करके एक नया राज स्थापित करना चाहते हैं और खुद को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। और आमिर खान उनके घर जाकर उनकी पत्नी के साथ मुलाकात करते हैं। इसलिए आमिर खान से यह सवाल है कि वो टर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देश के प्रति अपनी पसंद जाहिर करके भारत में अपने करोड़ों फैंस को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि इससे एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि हमारे यहां इस तरह के कलाकारों को भारत तो धर्मनिरपेक्ष चाहिए, वो चाहते हैं कि भारत देश जो है, समाज बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रहे, लेकिन ऐसे कलाकारों को टर्की जैसे देशों की कट्टर इस्लामिक छवि अच्छी लगती है, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लोग अब यह भी सवाल कर रहे हैं कि आमिर खान जैसे अभिनेता
इजराइल के नेताओं का बॉयकॉट करते हैं, लेकिन टर्की जैसे इस्लामिक देश के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं। आपको याद होगा वर्ष 2018 में जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आए थे और मुंबई में उनका एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान नहीं गए थे। कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं होता, फिर चाहे वो फिल्मी कलाकार हो या फिर कोई और। दुनिया में ऐसे बहुत देश हैं जहां आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टर्की को चुना, जबकि टर्की का भारत विरोधी चरित्र सब जानते हैं। टर्की उन गिने चुने देशों में है जो अक्सर भारत विरोधी बातें करता है। टर्की के इसी भारत विरोधी रवैये की वजह से वो उन देशों में शामिल है जहां जाने के लिए भारत ने अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और ये सलाह दी थी कि वो वहां ना जाएं। इस साल फरवरी में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो टर्की के राष्ट्रपति ने भारत को एक ऐसा देश बताया था जहां बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नरसंहार होता है। ये टर्की की राय है भारत के बारे में। और टर्की ने यह भी कहा था कि भारत विश्व शांति के लिए खतरा है। फरवरी में भी अर्दोआन ने पाकिस्तान का दौरा किया था और भारत पर कश्मीरियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। कश्मीर के मामले में टर्की हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और उसके भारत विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का भी दुनिया के हर मंच पर टर्की हर बार बचाव करता आया है और हमारे देश के जो सुपरस्टार हैं वो टर्की में जाकर टर्की में शूटिंग भी करते हैं और टर्की के शाही खानदान से भी मिलते हैं। जिन लोगों को भारत में डर लगता है और उन्हें हम चीन से आई आज एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में एक मस्जिद की जगह पर पब्लिक टॉयलेट यानी एक सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। इसलिए आज दुनिया भर में इस तरह के लोगों से हमारा यह सवाल है, इस्लामिक दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से हमारा यह सवाल है, आमिर खान जैसे अभिनेताओं से हमारा यह सवाल है कि क्या इस्लाम के सारे रहनुमा चीन की भी आलोचना करेंगे इस बारे में कि उसने मस्जिद को हटाकर वहां पर पब्लिक टॉयलेट बना दिया? क्या आमिर खान इस पर सवाल उठाएंगे? क्या टर्की के राष्ट्रपति चीन से इसका विरोध दर्ज करवाएंगे? और जो लोग एक फेसबुक पोस्ट पर पूरे शहर को आग के हवाले कर देते हैं, पूरा शहर जला देते हैं, हिंसा फैला देते हैं, एक फेसबुक पोस्ट आपत्तिजनक पोस्ट अगर उनके धर्म को लेकर हो जाए तो क्या ये सारे लोग जिन्होंने थोड़े दिन पहले बेंगलुरु को जला दिया था चीन का विरोध ऐसे ही कर पाएंगे? क्योंकि चीन में भी वही हो रहा है। ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके बारे में आज आपको भी सोचना चाहिए और दुनिया भर में इस तरह का एजेंडा जो लोग चला रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। और खास तौर पर वो लोग जो एक फेसबुक पोस्ट पर दंगा करने निकल जाते हैं, उन्हें तो यह जरूर सोचना चाहिए कि चीन में जो कुछ हो रहा है, वहां के मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसे लेकर ये लोग क्या करेंगे। दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल लोगों की संख्या ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इनके पास प्रभाव बहुत है, इनके पास पैसा बहुत है, रसूख बहुत है और ऐसे लोग अपनी ताकत और रसूख का पूरा इस्तेमाल करते हैं। हमने पिछले हफ्ते नेताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और वकीलों के एक ऐसे ही सिंडिकेट की बात की थी जो हिट एंड रन के एजेंडे पर विश्वास करता है। ऐसे लोग अपनी मनमर्जी की न्यायपालिका चाहते हैं जिसमें हर फैसला उनके हिसाब से हो। आज की खबर यह है कि कई लोग मशहूर वकील प्रशांत भूषण के बचाव में अब आ गए हैं, जिन्हें पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले का दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और 3000 से ज्यादा हस्ताक्षर वाला एक बयान जारी किया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड जज हैं, 166 रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, कई शिक्षाविद हैं और देश के कई बुद्धिजीवी शामिल हैं। यानी टुकड़े टुकड़े गैंग के जितने सदस्य हैं वो सब शामिल हो गए हैं, एक साथ आ गए हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 41 वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजों और आम लोगों के लिए एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका में जज और वकील दोनों शामिल हैं और किसी एक तरफ झुकाव संस्था और देश दोनों के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वकीलों को हतोत्साहित करेगा और अवमानना के खतरे की वजह से वकीलों को खामोश कर देगा। इससे आखिरकार अदालत की ताकत ही कम होगी। इस बयान में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो प्रशांत भूषण पर कोई कार्रवाई ना करे।
प्रशांत भूषण की तरफदारी की गई है और यह कहा गया है कि उनका इरादा अदालत की अवमानना करना नहीं था। बयान में यह लिखा है कि प्रशांत भूषण अच्छे वकील हैं और वो साधारण आदमी नहीं हो सकते। अदालतों के कामकाज पर सार्वजनिक मंच से जो कहा जाता है, प्रशांत भूषण ने उससे अलग कुछ नहीं कहा। यानी एक तरह से प्रशांत भूषण की बातों को सही ठहराया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए। यह हालत है इस देश की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको याद होगा जब आप सब लोग जश्न मना रहे थे, उसी शाम क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था और हमें बड़ी संख्या में लोग लिख रहे थे कि वो चाहते हैं कि जी न्यूज पर महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट का विश्लेषण किया जाए। क्रिकेट के मैदान पर महेंद्र सिंह जब भी कोई बल्लेबाज चौका या छक्का मारता है या तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि गेंद हवा में कितनी दूर जाएगी। यह बल्लेबाज के शॉट और उसकी कलाइयों की ताकत पर निर्भर करता है। लेकिन एक बल्लेबाज यह भी अच्छी तरह जानता है कि वो हर गेंद को बाउंड्री के पार नहीं भेज सकता और कई बार उसे विकेट पर रुककर खेलना होता है। तो कई बार वो एक एक रन लेकर दूसरे बल्लेबाज को मौका देता है, एक सिंगल लेता है ताकि दूसरे बल्लेबाज को मौका मिल जाए जिसकी फॉर्म उससे बेहतर होती है। जीवन का भी यही फलसफा है। जीवन में आप जो कर रहे हैं उसे करते हुए आप कितनी दूर तक जाएंगे इसकी कोई सीमा तय नहीं है। लेकिन जीवन में आपको कहां रुकना है, कहां बैकफुट पर जाना है, कहां डक करना है, कहां अपनी जगह दूसरों को मौका देना है, यह आप जरूर खुद तय कर सकते हैं। भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जो लोग क्रिकेट को देखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि वो रिटायर हो गए हैं और जो लोग उनके फैंस हैं वो भी बड़े निराश हैं। लेकिन आज जो विश्लेषण हम कर रहे हैं उसके लिए आपको धोनी का फैन होना जरूरी नहीं है, आपको क्रिकेट का विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, आपको क्रिकेट का फैन होना जरूरी नहीं है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आपके लिए यह विश्लेषण कुछ ना कुछ जरूर आपको देकर जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ना तो सचिन तेंदुलकर की तरह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे और ना ही शायद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेक्निक वाले विकेटकीपर थे। यानी बहुत स्टाइलिश बैट्समैन भी नहीं थे और टेक्निक के हिसाब से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर भी नहीं थे। लेकिन फिर भी दुनिया के सफलतम बल्लेबाजों में हैं, फिर भी दुनिया के सफलतम विकेटकीपर्स में हैं और दुनिया के सफलतम कप्तानों में हैं। फिर भी उन्हें उनके प्रयासों और उनके पुरुषार्थ के लिए हमेशा याद किया जाएगा। एक छोटे से शहर से संबंध रखने वाले 39 वर्ष के महेंद्र सिंह धोनी 16 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। लेकिन इस दौरान उन्होंने सफलता का सपना देखने वाले देश के करोड़ों लोगों को जो सिखाया, आज उसके बारे में जानने का दिन है। और इन लाइफ लेसन्स के लिए आपको क्रिकेट का शौकीन होने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं, आपके लिए इस कहानी में एक लाइफ लेसन छुपा हुआ है। धोनी से पहली सीख ये मिलती है कि आपको हमेशा एक मैच फिनिशर की भूमिका निभानी चाहिए। धोनी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। यानी जीवन में जो चुनौतियां आए उनसे डरकर बीच रास्ते में ही हथियार मत डालिए, बल्कि एक मैच फिनिशर की तरह जीत कर ही दम लीजिए। आपको बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, अपना मैच जो आप खेल रहे हैं उसे पूरा करके और जीत कर ही मानिए, यानी फिनिश करके मानिए। दूसरी बात, आप उनसे यह सीख सकते हैं कि आपको किसी का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। अनुसरण करके आप किसी की सस्ती कॉपी तो बन सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की पहचान नहीं बना सकते। तीसरी बात कि कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। धोनी ने अपने 16 वर्ष के करियर में भारत को कई ऐसे मैच जिताए जिनमें हार निश्चित थी। इसलिए जीवन के स्कोरबोर्ड पर चुनौतियों का रन रेट कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको मैदान में डटे रहना चाहिए। और धोनी खुद एक बहुत छोटे से शहर में पैदा हुए थे। छोटे से शहर में उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी और जहां वो खेलते थे वहां खेलने वाले किसी खिलाड़ी के लिए भारतीय टीम में क्रिकेट खेलना लगभग असंभव सी बात थी। उन्होंने भारत के हर छोटे शहर में, हर गांव में पैदा होने वाले युवाओं को यह संदेश दिया कि उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, उनके लिए भी स्टारडम का दरवाजा खुला हुआ है, वो भी बड़े सपने देख सकते हैं। धोनी से चौथी बात आप सीख सकते हैं कि अपना दिल हमेशा बड़ा रखिए। धोनी भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं, लेकिन जब टीम में युवा
अपनी जगह बनाने लगे तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी कप्तानी छोड़ी। विराट कोहली जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया। आज भी हमारे देश में लोग अपने पद और कुर्सी को वर्षों तक छोड़ना नहीं चाहते, नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते, लेकिन युवा पीढ़ी पर भरोसा दिखाने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए और धोनी ने यही बड़ा दिल बार बार दुनिया को दिखाया है। पांचवी बात यह सीख सकते हैं कि एक सफल व्यक्ति के तौर पर आप मैदान से या अपने पद से तो रिटायर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के दिलों से रिटायर नहीं होते और लोगों के दिलों में वही बना रह सकता है जो पुरुषार्थ के दम पर, ईमानदारी के दम पर सफलता अर्जित करता है। धोनी से छठी और आखिरी बात जो आप सीख सकते हैं वो ये कि करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए कई बार आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। धोनी के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए था? टीम में अपनी जगह बना के रखना या लोगों के दिल में अपनी जगह बना के रखना? उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश ज्यादा की, इसलिए टीम में अपनी जगह छोड़ दी और सही समय पर अलविदा कह दिया। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो यही है कि अलविदा कहने का सही समय क्या होना चाहिए, चाहे वो रिश्तों में अलविदा कहना हो, चाहे वो अपने पद से अलविदा कहना हो या फिर कहीं और से इस जीवन से अलविदा कहना हो। सही समय क्या है? महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए एक बहुत खास गीत का इस्तेमाल किया। वो गाना कौन सा था जिसे उन्होंने चुना? आज आपको वो गाना सुनना चाहिए क्योंकि उसमें ही अपने आप में एक लाइफ लेसन है और फिर हम आपको इस गाने को चुनने की वजह बताएंगे। पहले आप ये गाने की 2 लाइन सुनिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये गीत जो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने के लिए चुना, ये वर्ष 1976 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कभी कभी। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और ये तमाम लाइनें एक शायर और कलाकार के नजरिए से कही गई हैं। अब ये बात तो एक शायर की हो रही है, लेकिन एक शायर की इन बातों को एक खिलाड़ी ने अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर लिया, ये सोचने की बात है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की ख्याति चाहे कितनी भी हो, उसकी प्रसिद्धि नए मुकाम क्यों ना छू ले, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिन लोगों ने अमर रहने की ख्वाहिश लेकर जीवन जिया, जो चाहते थे हम वो अमर रहें, वो भी पल दो पल के मेहमान होते हैं। उनकी कहानी भी पल दो पल की ही होती है और बाद में लोग उनकी कहानी को भी भुला देते हैं। आप जीवन में जहां हैं वहां आपसे पहले भी कोई था, कोई असफल रहा, यानी किसी ने आहें भरी तो किसी को सफलता के गीत गाने का यह मौका मिला, लेकिन सबको एक दिन जाना ही होता है। आपकी सफलता, आपके कीर्तिमान और आपकी उपलब्धियां सब एक पल का किस्सा है और इस किस्से पर कभी ना कभी ब्रेक जरूर लगता है। इस ब्रेक को कोई रोक नहीं सकता। आप इस गीत की कुछ और लाइनें सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि यह गलतफहमी पालना क्यों व्यर्थ है कि आपका जीवन और सफलता सदा के लिए है, हमेशा के लिए है। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। यानी किसी को भी ये गलतफहमी और ये घमंड नहीं होना चाहिए कि वो सदा के लिए है। समय बदलता रहता है, हमेशा एक खिलाड़ी से बेहतर खिलाड़ी आता है, हमेशा किसी कलाकार से और बेहतर कलाकार आता है। पहले के मुकाबले दर्शक भी बदलते जाते हैं, आज जो दर्शक हैं उनसे बेहतर दर्शक आते हैं। यानी
आज जो सुनने वाले हैं उनसे बेहतर सुनने वाले आएंगे, आज जो देखने वाले हैं उनसे बेहतर देखने वाले आ जाएंगे, और समय का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। यह फिलॉसफी अमर होने की लालसा से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए आज दो धाराएं हैं। एक धारा यह कहती है आप सदा के लिए हैं, आप अमर हैं, और दूसरी विचारधारा यह कहती है कि आपकी कहानी पल दो पल की है। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके रिटायर होने का समय आ गया है, यानी अलविदा कहने का समय आ गया है, तो आप रिटायरमेंट से आगे निकल जाते हैं। आप दूसरों के लिए जगह तो बनाते ही हैं, लोगों के दिलों में भी आपके लिए पहले से ज्यादा जगह बन जाती है। और धोनी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा अपने इसी पसंदीदा गाने के साथ की। आर्ट ऑफ रिटायरमेंट इस बात पर आधारित नहीं है कि आपकी उम्र क्या हो गई है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश में यही चर्चा होती है कि एक लिमिट रख दी जाती है, चाहे वो खेल हो या राजनीति हो, कि इतनी उम्र के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इतनी उम्र के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते, जो लोग अपना काम करते हैं, निजी व्यवसाय करते हैं, क्या उनकी भी रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए, या वो जीवन भर काम कर सकते हैं? और ये कौन तय करेगा कि वो कब रिटायरमेंट लें? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी सिस्टम में, किसी इकोसिस्टम में अब आपकी प्रासंगिकता कितनी रह गई है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद 95 वर्ष की उम्र में भी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनका यह सपना है। इसी तरह कई खिलाड़ी भी तब तक संन्यास नहीं लेते जब तक उन्हें टीम में जगह देना बंद ना कर दिया जाए, यानी जब तक उनके सामने खुलकर दरवाजा बंद ना कर दिया जाए। अगर आपकी क्षमताएं सिस्टम के लिए प्रासंगिक नहीं रही तो फिर भले ही आप 30 वर्ष के हों या 80 वर्ष के हों या 90 वर्ष के हों, आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजनेता होंगे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार होंगे, बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जो कभी रिटायर ही नहीं होना चाहते, भले ही सिस्टम को उनकी जरूरत हो या ना हो। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 60 साल तक नहीं पहुंचे होंगे, 70 साल तक नहीं पहुंचे होंगे, अभी भी खेल सकते हैं, अभी भी काम कर सकते हैं, अभी भी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रासंगिक नहीं रहे, और हो सकता है उनकी उम्र कम भी रही हो। इसलिए उम्र के हिसाब से ना जाकर आपकी प्रासंगिकता कब तक बनी हुई है उसके हिसाब से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के साथ जी न्यूज के भी बड़े खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। जब से उन्होंने खेलना शुरू किया, हमने हमेशा उनके बारे में कभी अच्छा लिखा, कभी खराब लिखा। हमने कई बार खुलकर उनकी आलोचना की है, कई बार हमने भी उन पर बहुत आरोप लगाए हैं। जी न्यूज के साथ उनका एक विवाद भी हुआ था। उनकी जो विवाद हुआ उसके बाद उनकी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर प्रतिबंध भी लग गया था, और एक ऐसा जमाना आ गया था, एक ऐसा समय आ गया था जब हमारे जो संबंध थे वो काफी खराब हो गए थे। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी ने भारत और भारत की टीम के लिए जो कुछ भी किया, आज हम उसे सलाम करना चाहते हैं, और हमें लगता है कि अब ये पुराने मतभेद भुलाने का भी समय है। लेकिन जब कुछ वर्ष पहले हमारे साथ धोनी का एक विवाद हुआ था, तो उस समय का एक किस्सा आपको बताते हैं हम। तो उस समय इस विवाद पर मशहूर कंपनी अमूल ने एक बड़ा ही एक विज्ञापन जारी किया था, अपना एक क्रिएटिव जारी किया था, और आज वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए जिसमें आपको एक तरफ जी दिखाई देगा और आपको एक तरफ धोनी दिखाई देगा। तो आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज इस विवाद को भी रिटायर कर देने का दिन है। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन अभी वो आईपीएल में खेलते रहेंगे। धोनी ने बहुत समझदारी से अपने रिटायरमेंट का फैसला किया है, लेकिन रिटायरमेंट की सही उम्र क्या होनी चाहिए? क्या अपनी सफलता के चरम पर रिटायरमेंट लेना चाहिए, या फिर जहां तक हो सके वहां तक अपने काम को लंबा चलाना चाहिए? ये सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे, लेकिन आप कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। भारत के लोग इस सवाल से अक्सर डर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हर सफलता और कमाई गई वस्तुओं को पकड़कर अपने साथ जकड़कर रखना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते। कुछ उदाहरणों के जरिए इस मुश्किल सवाल का जवाब आज हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि धोनी जो एक सवाल छोड़कर गए हैं आपके लिए, उसका जवाब आज हम ढूंढ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना छोड़ा है, लेकिन अभी उन्हें जीवन की लंबी पारी खेलनी है, और हो सकता है कि वो क्रिकेट के प्रति अपने प्रेम का इजहार अब दूसरे तरीकों से करें। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या धोनी का जो स्टारडम है वो इसके बाद कम हो जाएगा क्योंकि अब वो खेलेंगे नहीं? क्या लोगों के मन में धोनी के प्रति जो प्रेम है अब वो कम हो जाएगा क्योंकि लोग उन्हें खेलते हुए देख नहीं पाएंगे?
क्या धोनी की जो ताकत है वो कम हो जाएगी? बहुत सारे लोग खिलाड़ियों को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, कलाकारों को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं और मानते हैं कि जब तक वो खिलाड़ी मैदान पर हैं या कोई कलाकार बड़े पर्दे पर है और उसकी फिल्में चल रही हैं, तभी तक उनकी ताकत है, तभी तक उनकी पहचान है। एक मशहूर टीवी विज्ञापन में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक बार कहा था, जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाठ है। और इसके बाद क्या होगा? इस सवाल के जवाब पर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन अपने रिटायरमेंट के सवाल पर आपको चुप्पी साध लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब बहुत सरल है। इसका पहला जवाब यह है, अगर आपकी प्रासंगिकता और सिस्टम में आपकी जरूरत बनी हुई है तो आपको रिटायरमेंट के दायरे में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरा जवाब यह है कि अगर आप अपने काम और अपनी कला से प्यार करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन के ऑफर लेटर पर नोटिस पीरियड जैसी कोई बात नहीं लिखी है। उदाहरण के लिए इटली के मशहूर पेंटर माइकल एंजेलो 89 वर्ष तक जीवित रहे और अपने आखिरी समय में भी वो पेंटिंग बनाते रहे और वो कहते थे उनका जीवन खुद एक मास्टरपीस है। यानी वो कभी रिटायर नहीं हुए, 89 साल तक अपना काम ऐसे ही करते रहे और 89 साल की उम्र में भी लोग उनके काम की तारीफ करते रहे। इसी तरह हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की मृत्यु 69 वर्ष की उम्र में हुई, लेकिन वो जीवन के आखिरी वर्षों तक काम करते रहे। इसी तरह देवानंद ने भी 88 वर्ष की उम्र तक आखिर तक वो काम करते रहे और इन कलाकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि इनकी फिल्में देखने के लिए पूरे थिएटर में एक दर्शक आ रहा है या हजारों दर्शक आ रहे हैं। ये अपना काम करते रहे क्योंकि इन्हें अपने काम से बहुत प्यार था। इन कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि इनके आखिरी दिनों में लोगों ने इनकी फिल्में देखना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन तब भी इन्होंने फिल्में बनाना छोड़ा नहीं। इसी तरह अगर आप अमिताभ बच्चन को ले लें तो 77 वर्ष की उम्र में भी वो आज काम कर रहे हैं और आज भी पहले जितने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। यानी आपके रिटायरमेंट का फैसला सिर्फ आपके हाथ में होता है और कोई भी चुनौती या थकावट आपको इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं को पकड़ कर रखें और रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए ना लें क्योंकि आपको आपके पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के खो जाने का डर है। क्योंकि जब तक आपको ये डर रहेगा तब तक ये डर आपको सही फैसला करने नहीं देगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा, मैं रिटायर नहीं हो रहा बल्कि सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रहा हूं। दुनिया की एक और बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने पिछले ही साल सिर्फ 55 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। अब आप खुद सोचिए कि 55 वर्ष की उम्र में भी रिटायरमेंट ले रहे हैं लोग और 89 वर्ष की उम्र तक भी काम कर रहे हैं। उस समय जैक मा के पास 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निजी संपत्ति थी, 3 लाख करोड़ रुपए, जबकि उनकी कंपनी की नेट वर्थ 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। और ऐसे समय में भी उन्होंने कहा कि वो अब रिटायर हो रहे हैं। ये सुनकर भारत में ज्यादातर लोग हैरान होंगे और वो ये भी पूछेंगे कि अगर सब कुछ इतना शानदार चल रहा था तो रिटायरमेंट की क्या जरूरत थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में रिटायरमेंट को एक अभिशाप समझा जाता है। यहां ज्यादातर लोग कभी रिटायर नहीं होना चाहते और अगर कोई अपनी सफलता के शिखर पर हो तब तो वो रिटायरमेंट के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। हमारे यहां लोग रिटायरमेंट से बहुत डरते हैं और मौत से बहुत डरते हैं। हमारे यहां लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि क्या हम मौत को भी एक उत्सव की तरह देख सकते हैं। क्या किसी के मरने पर भी कोई उत्सव हो सकता है, क्योंकि वो अब एक और यात्रा के लिए निकल पड़ा है। इसी तरह रिटायरमेंट से एक जीवन समाप्त होता है लेकिन जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है, इसलिए उसका भी उत्सव मनाना चाहिए। और जो धोनी जैसे जो कलाकार हैं उन्होंने सही वक्त पर यह फैसला लिया, इसलिए धोनी के जीवन में जो अगला अध्याय आएगा उसका उत्सव धोनी को भी मनाना चाहिए और धोनी के जो फैंस हैं उन्हें भी मनाना चाहिए। और ये बात रिश्तों में भी लागू होती है, ये बात जीवन में भी लागू होती है, आप जिस पद पर बैठे हैं वहां पर भी लागू होती है, राजनीति में भी लागू होती है, एक शायर के साथ भी लागू होती है और एक खिलाड़ी पर भी यही बात लागू होती है। यह विश्लेषण का एक छोटा सा हिस्सा और बचा हुआ है, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर एक ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें। 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद आपको यह बताएंगे कि दुनिया में पहली बार ये रिटायरमेंट शब्द की शुरुआत हुई कहां से थी, ये शब्द कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि आप रिटायर हो जाइए। इसके पीछे की बड़ी दिलचस्प कहानी है, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। आ रहा है जो निर्णय आपने लेना है उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है।
तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। जैक मा और बिल गेट्स जैसे उद्योगपति रिटायर होकर मार्गदर्शक बन गए, लेकिन भारत में कोई भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि लोगों के मन में सब कुछ हासिल कर लेने की इच्छा कभी मरती नहीं। हमारे शास्त्रों में बुढ़ापे में वानप्रस्थ का नियम था, यानी सारे बुजुर्ग नई पीढ़ी को मौका देने के लिए एक खास उम्र के बाद वन में चले जाते थे। ये हमारे संस्कृति में है, संस्कारों में है, लेकिन कलयुग में वो वन में जाकर त्याग करने के बजाय अब आजकल के लोग वन में या तो जाना ही नहीं चाहते या फिर रिजॉर्ट बनाकर वहां रहना चाहते हैं, और तब भी पैसा कमाना चाहते हैं। यानी भारत ने रिटायरमेंट का विचार
दुनिया को हजारों वर्ष पहले ही दे दिया था। लेकिन आधुनिक युग में रिटायर होने की कोई प्रथा नहीं थी, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में लोगों की औसत उम्र 26 से 40 वर्ष के बीच हुआ करती थी और ज्यादातर लोग बूढ़े होने से पहले ही मर जाया करते थे और आखिर तक काम करते रहते थे, क्योंकि उस समय जीवन काल बहुत कम था और कोई ना कोई बीमारी लग ही जाती थी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों ने रिटायरमेंट पर विचार शुरू किया, क्योंकि एक उम्र के बाद शरीर काम करना बंद कर देता है और लोग चाहकर भी काम नहीं कर पाते। आधिकारिक तौर पर रिटायरमेंट की शुरुआत वर्ष 1889 में जर्मनी में हुई थी, जब वहां के तत्कालीन चांसलर ने रिटायरमेंट के लिए 70 वर्ष की उम्र निर्धारित की थी और रिटायर होने वाले लोगों को पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती थी उस जमाने में। यानी पेंशन पहली बार वहां इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन उस जमाने में ज्यादातर लोग 60 साल से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह पाते थे, इसलिए मोटे तौर पर यह सिर्फ एक राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया कदम था। लेकिन वर्ष 1929 में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई और कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर फ्रांसिस टाउनसेंड ने बुजुर्गों की यह पीड़ा देखी, तो उन्होंने ये मांग रखी कि बुजुर्गों को 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर देना चाहिए और उन्हें $200 की मासिक पेंशन भी मिलनी चाहिए। इस मांग को 50 लाख लोगों का उस समय समर्थन मिल गया और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास करना पड़ा और रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष तब तय कर दी गई। लेकिन रिटायरमेंट उम्र के दबाव में लिया जाए ये जरूरी नहीं। ऐसा आप तब भी कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपने अपना 100% दे दिया और अब आपको जीवन के दूसरे आयाम तलाशने की जरूरत है। एक उदाहरण जो आज आपकी समझ में शायद आ सकता है वो ये है कि वर्ष 1982 के दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत मशहूर अभिनेता थे जिनका नाम था विनोद खन्ना। आपने नाम सुना होगा। विनोद खन्ना ने एक दिन अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और वो ऐसा दिन था जब वो खुद बहुत बड़े स्टार थे, उन्हें रिटायर होने की कोई जरूरत नहीं थी, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, उनकी सारी फिल्में हिट हो रही थी, उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। और ऐसे समय में उन्हें विरक्ति हो गई, जीवन से विरक्ति हो गई, अपने काम से विरक्ति हो गई और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम चले गए और संन्यास ले लिया। उस समय विनोद खन्ना सफलता के चरम पर थे, लेकिन मेडिटेशन यानी ध्यान को अपना हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने 4 वर्षों तक फिल्मों से संन्यास ले लिया। इस दौरान उन्होंने ओशो के आश्रम में झूठी प्लेटें साफ की, बर्तन धोए, बागवानी का काम किया और भी उन्हें जो काम दिया जाता था ओशो के आश्रम में वो सारे काम करते थे एक आम इंसान की तरह। अपने इस फैसले के बारे में उन्होंने जो बात कही थी उस जमाने में वो आज आप सबको सुननी चाहिए, क्योंकि विनोद खन्ना की ये बातें सुनकर आप आर्ट ऑफ रिटायरमेंट के बारे में शायद अच्छी तरह समझ जाएंगे। विनोद खन्ना आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी ये बात शायद आपको हमेशा याद रहेगी। मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब ज्यादा वक्त ध्यान में लगाना चाहिए। हालांकि मुझे बहुत मजा आता था फिल्मों में काम करके और मुझे उससे इतना सारा कुछ मिला फिल्म जगत से। मेरी पहचान सारी दुनिया से हुई फिल्म जगत से, पैसा, शौहरत, इज्जत सब कुछ मिला मुझे, लेकिन वो भी मेरे लिए अहमियत नहीं रखता था। मुझे सिर्फ ये दिल मेरा यही कहता था कि बस ओशो के चरणों में लो, ओशो के चरणों में लो। तो जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी तो बहुत लोग नाराज हो गए थे मुझसे, मेरे प्रोड्यूसर नाराज हो गए थे, मेरे फिल्म जगत के कलाकार, मेरे जो साथी थे वो सारे नाराज हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे ही पता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है और मुझे कहाँ मुझे खींचा जा रहा है। एक अजीब एक शक्ति थी जो मुझे कहती थी कि बस ओशो के चरणों में रहो। और मैं बहुत साल पहले भी ओशो से कहता रहता था कि मुझे अब फिल्म जगत छोड़ना है, तो मुझे कहते थे नहीं, वो यही कहते थे कि तुम वहीं रहो और जो भी करते हो, जो मर्जी तुम्हारे डायरेक्टर कहते हो, जितना मर्जी बेवकूफी तुमसे करवाते हैं पर्दे पर करो, लेकिन टोटल हो जाओ, इतने टोटल हो जाओ कि तुम तभी बाहर निकलोगे। और एक दिन जब मैंने आके हंसा उनके सामने और मैंने उनको कहा कि नहीं अब मुझे छोड़ना है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इंडस्ट्री से, तो उन्होंने कहा। तो रिटायरमेंट कई तरह की होती है। एक वो रिटायरमेंट होती है जब आप अचानक से विनोद खन्ना की तरह रिटायरमेंट ले लेते हैं। एक वो रिटायरमेंट होती है जब आपको लगता है कि आप अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, धोनी की तरह आप रिटायरमेंट लेते हैं। और एक रिटायरमेंट वो भी होती है जो सुशांत सिंह राजपूत ने ले ली।
यानी ये सब अलविदा कहने के अलग अलग तरीके हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने भी न जाने किस कारण से इस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने जीवन से रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने जीवन को अलविदा कह दिया। तो वो कौन सा सही समय है जब कोई भी व्यक्ति या तो जीवन को अलविदा कहता है या फिर अपने करियर को अलविदा कह देता है, रिश्तों को अलविदा कह देता है, और वो कौन सी सही उम्र है जब व्यक्ति सपने देखना छोड़ता नहीं है। आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 39 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया, वो 39 साल के हैं। लेकिन एक दूसरा उदाहरण देखिए, टेनिस के एक और महान खिलाड़ी रॉजर फेडरर 39 वर्ष का होने के बावजूद अभी भी रिटायर नहीं होना चाहते और वो 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं और वो अब इस रिकॉर्ड को और बेहतर करना चाहते हैं। वो अभी भी ये सपना देखते हैं कि वो एक और ग्रैंड स्लैम जीतेंगे। इसलिए रिटायरमेंट के सवाल का जवाब सिर्फ आप खुद दे सकते हैं और ये आपके उद्देश्य और आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। और जैसा हमने आपको पहले कहा, अपने इकोसिस्टम में आप कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आपकी प्रासंगिकता कितनी है, इस पर निर्भर करता है। चाहे उम्र आपकी 80 साल हो या 25 साल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम ये कहेंगे कि वो हैं शायद 25-30 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग होंगे, लेकिन अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि वो अब कोई वैल्यू एडिशन अपने प्रोफेशन में, अपने काम में नहीं कर रहे। इसी तरह रिश्तों में भी अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप पूर्णता से अपना कर्म करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के दायरे में कोई बांध नहीं सकता। लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब आपको लगे कि आपके काम से आपको संतुष्टि मिल गई है, आपके जीवन में आनंद का प्रवेश हो चुका है, तो और अधिक हासिल करने की इच्छा को त्याग देना ही समझदारी है। जीवन में सफलता के लिए लंबी दूरी तक दौड़ लगाना नहीं, बल्कि जीवन की गहराई में उतरना महत्वपूर्ण होता है। और लंबाई और गहराई में से आप किसे चुनते हैं, ये आप ही सबसे बेहतर तय कर सकते हैं। आपको लंबाई चाहिए या आपको गहराई चाहिए। लॉकडाउन के बाद अब देश के ज्यादातर शहरों में जिम खुल गए हैं। ये खबर हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे वो दर्शक जो जिम खुलने का इंतजार कर रहे थे, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहते हैं, जो नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं। आप भी खुद को फिट रखने के लिए फिर से जिम जाने के बारे में शायद जरूर सोच रहे होंगे और हो सकता है कि अब आप इस सोच के साथ जिम जाएं कि पिछले कई महीनों की आप भरपाई करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ गया होगा, आपको लगता होगा कि आप अनफिट हो गए हैं और जिम न जाने की वजह से अब आप एक तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आप वापस फिटनेस की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली में 18 वर्ष के एक युवक ने जोश में आकर जिम में इतनी ज्यादा कसरत कर ली, इतना ज्यादा व्यायाम कर लिया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसलिए अगर लॉकडाउन में अपने घर में रहकर आपका वजन बढ़ गया है और आप जिम जाकर अपने वजन को अब तेजी से कम करना चाहते हैं तो आपको सावधान करने वाली हमारी ये रिपोर्ट आज देखनी चाहिए। कसरत करना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कसरत करना अस्पताल पहुंचा देता है। यकीन ना हो तो इनसे सबक लीजिए। ये है 18 साल के लक्ष्य बिंद्रा। लॉकडाउन में घर में बैठे रहे, जिम नहीं जा पाए। इस बात का इन्हें इतना पछतावा हुआ कि जैसे ही जिम जाने का मौका मिला तो इतनी एक्सरसाइज की कि वहां से सीधे अस्पताल पहुंच गए। नॉर्मली मतलब मैं ज्यादा वेट नहीं मारता, मैक्स टू मैक्स 10 और 12 kg, बट उस दिन मतलब थोड़ा जोश में आ गया, मैंने 20 kg मार लिया क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी थी। इसकी वजह से मतलब मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, पूरी बॉडी में ऐसी स्टिफनेस हो गई थी। अचानक से ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से इनकी किडनी पर बुरा असर पड़ा। डॉक्टरों को तुरंत डायलिसिस करना पड़ा। ये जो प्रोटीन्स का टूटा था ब्लड में, ये किडनीज में जाके किडनीज को असर कर गया था। मोटी मोटी चीज़ ये होती है कि किडनीज इसकी सो गई थी, तो इसका जो नॉर्मल किडनी फंक्शन है वो डिटेरिएट कर गया था और जो नॉर्मल क्रिएटिनिन वैल्यू जो हम लोग 1.2 इसका 7 तक पहुंच गया था, तो उसकी किडनी को सपोर्ट करने के लिए हमें इसको डायलिसिस देना पड़ा। 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर्स खोल दिए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी जिम में पसीना बहाने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। फिटनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन से पहले एक्सरसाइज का जो रूटीन था उसके 50% एक्सरसाइज से ही शुरुआत करें।
जो भी वो वर्कआउट पहले कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, ऑब्वियसली वो 100% इंटेंसिटी लेवल अभी वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो उनको ये दिमाग में रखना है दैट 50% जो भी वो वेट्स उठा रहे थे 50% ऑफ दैट वेट ही वो अभी उठा सकते हैं। तो एटलीस्ट फॉर 2 या 3 हफ्ते के लिए उनको 50% इंटेंसिटी लेवल में एक्सरसाइज करना चाहिए। जब जिम खुले तो ऑफकोर्स मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं आना चाहता था, बट नेचुरली इतने दिनों बाद आके करो तो यू हैव टू टेक इट स्लो, आराम आराम से करना होता है। उस सेम इंटेंसिटी पे नहीं कर सकते वरना इंजरी हो सकती है। तो बस इसीलिए अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं अपने पुराने लेवल पे। महीनों से बंद एक्सरसाइज की सारी कसर अगर एक ही दिन निकालने की सोचेंगे तो ये सोच आपकी मुसीबत बढ़ा देगी। जिस शरीर को फिट रखने के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे वही आपको अनफिट बना देगी। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। अगर आप लॉकडाउन से परेशान हो चुके हैं और लंबे समय के बाद जिम जाने वाले हैं तो कुछ बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जिम जाने से पहले खुद को हाइड्रेट जरूर करें। वर्कआउट करते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन ना हो, आप लगातार पानी पीते रहें। लंबे वक्त के बाद जिम जा रहे हैं तो एक बार में आधे घंटे से ज्यादा व्यायाम ना करें। शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज करें। भारी भरकम वजन पहले दिन ही उठाने की कोशिश ना करें। अगर आप लंबे अंतराल के बाद स्विमिंग शुरू कर रहे हैं तो शुरुआती 10 से 15 दिन आधे घंटे से ज्यादा स्विमिंग ना करें। अगर आप टेनिस, फुटबॉल या बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट खेलते हैं तो शुरुआत के एक हफ्ता 20 मिनट से ज्यादा ना खेलें। फिटनेस एक्सपर्ट्स की राय है कि शरीर को फिर से व्यायाम की आदत डालें, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो आपका जो शरीर है इसका आदी नहीं रहा। अचानक ज्यादा व्यायाम करने से मांसपेशियों पर बुरा असर पड़ता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया की पहली एनिमेटेड कार्टून फिल्म कब रिलीज हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको सही जवाब बताएंगे। केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से,
तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी
उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है, आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये
कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली सीमा रेड क्लिफ लाइन वजूद में आई थी। इस सीमा का नाम ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। रेडक्लिफ उस समय बॉर्डर कमीशंस के चेयरमैन थे, जिन्हें यह सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी उनकी जिम्मेदारी थी कि वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करेंगे। रेडक्लिफ लाइन विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी गई थी। वर्ष 1908 में आज ही के दिन दुनिया की पहली एनिमेटेड कार्टून फिल्म पेरिस में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था फैंटस्मगोरी, जिसे एमिल कॉल ने बनाया था। उन्हें द फादर ऑफ द एनिमेटेड कार्टून भी कहा जाता है। 1 मिनट और 20 सेकंड की यह साइलेंट फिल्म हैंड ड्रॉन एनिमेशन यानी हाथ की मदद से बनाए गए एनिमेशन की बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। वर्ष 1982 में पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे आप सीडी के नाम से भी जानते हैं, यह सीडी पहली बार जर्मनी में आम लोगों के लिए रिलीज की गई थी। जर्मनी में फिलिप्स नाम की कंपनी की फैक्ट्री में बनी यह पहली सीडी मशहूर स्वीडिश पॉप ग्रुप एबा के एक एल्बम की थी, जिसका शीर्षक था द विजिटर्स। 1988 में आज पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद जियाउल हक और पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत आर्नोल्ड रैफल एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। इस हादसे में इन दोनों के अलावा 30 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। इस घटना को एक साजिश माना गया था और इसकी जांच भी कराई गई थी। तब जांच करने वाले बोर्ड ने यह कहा था कि यह दुर्घटना एक साजिश है और ऐसा भी हो सकता है कि विमान में जहरीली गैस छोड़ी गई हो। हालांकि बहुत सारे लोग इस थ्योरी को खारिज भी करते हैं। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी का वर्ष 2007 में आज ही के दिन निधन हुआ था। दशरथ मांझी बिहार में गया के पास गहलौर गांव में एक मजदूर थे, जिन्होंने सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही एक पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया था। इस काम को पूरा करने में उन्हें 22 साल लगे और इससे 55 किलोमीटर की दूरी घटकर 15 किलोमीटर की रह गई थी। दशरथ मांझी की जिद के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। वो उस पहाड़ की वजह से अपनी पत्नी को इलाज के लिए समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए थे और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को अपना दुश्मन मान लिया और सिस्टम का साथ न मिलने पर भी खुद ही उस पहाड़ को तोड़ डाला। और आज ही के दिन वर्ष 1932 में भारतीय मूल के मशहूर लेखक वीएस नायपॉल का जन्म हुआ था। वर्ष 1971 में उन्हें अपनी पुस्तक के लिए बुकर प्राइज मिला था और उस पुस्तक का नाम था इन अ फ्री स्टेट। और फिर वर्ष 2001 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अपने 60 वर्ष के करियर में उन्होंने 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीवन में सिर्फ इच्छाएं नहीं, उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उद्देश्य होने पर आप जीवन काटते नहीं हैं बल्कि जीवन को जीते हैं। नमस्कार।